की कैसे हो उसके लिए कानून बना सकती है। और वो कानून इस संसद ने बनाया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स। और आज मैं बहुत खेद के साथ कहना चाह रहा हूं कि देश भर में एसआईआर पे चर्चा है, कई प्रदेशों में एसआईआर हो रहा है, पर मैं बहुत जिम्मेवारी से यह बात कह रहा हूं कि चुनाव आयोग के पास कानूनी तौर पर एसआईआर करवाने का कोई औचित्य नहीं है। और मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1950, उसमें चुनाव आयोग ये कहती है कि उनको जो अधिकार है वो सेक्शन 21 से मिलता है। मैं 21 पढ़ के सुनाना चाहता हूं। The electoral roll for each constituency. Mr. Speaker, sir, kindly mark the word each. Each constituency shall be prepared in the prescribed manner by reference to the qualifying date and shall come into force immediately upon its final publication in accordance with the rules made under this act. The said electoral roll shall, unless directed by the election commission etc., ये दूसरे प्रावधान में है। अब तीसरे प्रावधान में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का जो कानून है, जो इस सदन ने बनाया है, वो कहता है notwithstanding anything contained in subsection 2, the election commission may at any time, for reasons to be recorded in writing, direct a special revision of the electoral roll for any constituency, not every constituency, for any constituency or part of a constituency in such manner as it may think fit. आगे कानून ये कहता है, जो इस सदन ने बनाया है, provided that subject to the other provisions of this act, the electoral roll for the constituency, एक particular constituency, as is in force at that point in time of issue of any such direction, shall continue to be in force until completion of the special revision so directed. अध्यक्ष, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ना संविधान में ना कानून में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कोई प्रावधान है। ये सिर्फ एक अख्तियार चुनाव आयोग को दिया गया था कि अगर किसी क्षेत्र में कोई गड़बड़ी है इलेक्टोरल रोल के साथ, कोई मतदाता सूची ठीक नहीं है, तो उसको ठीक करने के लिए फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एंड रीजंस टू बी मेड पब्लिक, तो ही आप एसआईआर कर सकते हैं। आप पूरे बिहार के लिए एसआईआर नहीं कर सकते, आप पूरे केरल के लिए एसआईआर नहीं कर सकते, आप पूरे पश्चिम बंगाल के लिए एसआईआर नहीं कर सकते। आप एसआईआर अगर करना चाहते हैं तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर चुनाव क्षेत्र में अलग अलग जो आपको खामियां लगती हैं, उन खामियों को रिकॉर्ड करके इन राइटिंग उसको सार्वजनिक करके फिर आप कर सकते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कहां है वो रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग? सरकार को चुनाव आयोग से वो जो कारण है उनको अपने संज्ञान में लेकर सदन के पटल पर रखना चाहिए कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कौन सी चुनाव क्षेत्र में कहां पे गड़बड़ है, क्या कंप्लेंट चुनाव आयोग को मिली और उस कंप्लेंट के आधार पर क्या उन्होंने इंक्वायरी की, और क्या इंक्वायरी करने के बाद वो अगर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि एसआईआर एक चुनाव क्षेत्र में होना चाहिए, तो उसके जो कारण है वो सार्वजनिक होने चाहिए। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस बुनियादी प्रश्न के ऊपर कि चुनाव आयोग को एसआईआर कराने का अख्तियार है कि नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अदालत में भी इसकी चर्चा नहीं हुई। ये होनी चाहिए थी। और आज मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं
कि हर संसदीय क्षेत्र, हर असेंबली क्षेत्र जहां पे एसआईआर हो रहा है, उसके कारण क्या है वो सदन के पटल पे रखने चाहिए। देश को ये जानने का हक है कि ये एसआईआर किस तरह से करवाया जा रहा है। अब मैं ईवीएम्स पे आता हूं अध्यक्ष। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, लोकतंत्र एक भरोसे पे चलता है अध्यक्ष, और वो भरोसा क्या है कि जब वो 98 करोड़ लोग जाकर उस लाइन में खड़े होते हैं, 5-5, 7-7 घंटे कभी कभी धूप पे खड़े होते हैं। आप राजस्थान से आते हैं, आप जानते हैं कैसी चिलचिलाती गर्मी रहती है मई जून में। उसको यह भरोसा होना चाहिए कि जो वो वोट डाल रहा है वो सही जगह जा रहा है कि नहीं। और आज इस देश में बहुत लोगों को यह चिंता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ईवीएम मैनिपुलेट हो रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि लोगों को इस बात की चिंता है कि ईवीएम मैनिपुलेट हो सकते हैं। और जब आवाम का भरोसा लोकतंत्र में टूटता है तो अराजकता फैलती है अध्यक्ष जी, अराजकता फैलती है। और इसलिए यह बहुत जरूरी है। मैंने सदन में सवाल पूछा था, किरण रिजिजू जी यहां पे है नहीं, उस समय वो कानून मंत्री थे 25 मार्च 2002 को। मैंने ये पूछा था इस सदन में, आप आसन पे थे अध्यक्ष जी, कि ये ईवीएम का सोर्स कोड किसके पास है? ये ईवीएम का जो सोर्स कोड है, ये क्या उन कंपनियों के पास है जो ईवीएम बनाती हैं, कि ये चुनाव आयोग के पास है? Who has the source code of these EVMs? I did not receive an answer that day. I have not received an answer till now. और मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सरकार को चुनाव आयोग से यह बात पूछकर हम लोगों को बतानी चाहिए कि क्या उसका सोर्स कोड जो मदरबोर्ड प्रोग्राम होता है वो उनके पास है कि उन कंपनियों के पास है जो ये मशीनें बनाते हैं। और मैं अध्यक्ष जी बहुत जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं कि इसका ये जो लोगों में आशंका है, इसको हल करने के दो ही तरीके हैं। या तो 100% वीवीपैट की काउंटिंग हो, 100% वीवीपैट की काउंटिंग हो, और या जो उससे बढ़िया सलूशन है कि हमको पेपर बैलेट पे वापस चला जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मुल्क थे जिन्होंने ईवीएम का प्रयोग किया था, जापान, जर्मनी, अमेरिका, जहां पे ये आजाद हुए थे, वो सारे पेपर बैलेट पे वापस क्यों चले गए? क्या कारण था कि वो पेपर बैलेट पे चले गए? वो कारण ये था that after all the EVM is a machine and any machine can be manipulated। और मैं अध्यक्ष जी एक बात कहना चाहता हूं कि अगर ईवीएम में सब कुछ ठीक है, सब कुछ बिल्कुल पारदर्शित है, एवरीथिंग इज कोस्टर, एवरीथिंग इज अबव बोर्ड। 6 प्रदेशों में चुनाव होने जा रहे हैं, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी। पेपर बैलेट पे करा लीजिए ना चुनाव, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, चुनाव आयोग को तो चुनाव करवाना है, चुनाव आयोग को तो चुनाव करवाना है। चुनाव आयोग को क्या फर्क पड़ता है ईवीएम से हो या पेपर बैलेट से हो? चलो अगर 3-4 दिन लग भी गए गिनती में, लोगों का भरोसा जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो भारत की बुनियाद है, जिस लोकतंत्र के बारे में हम दुनिया में गूंज के कहते हैं कि हम भारत देश के सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसकी विश्वसनीयता वापस आ जाएगी अध्यक्ष जी। आज ये जो प्रश्न चिन्ह ईवीएम्स ने हमारे लोकतंत्र पर लगाया है, ये सबसे बड़ा जो सवालिया निशान है। अब मैं अगली बात पे आता हूं अध्यक्ष जी। ये जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग होना शुरू हो गया है कि चुनाव आया, चुनाव से पहले आपने लोगों के खातों में कैश ट्रांसफर करने शुरू कर दिए। ये कैसा लोकतंत्र है? ये कैसा लोकतंत्र है कि चुनाव से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, महीना पहले, 2 महीने पहले आप लोगों के खातों में पैसे डालने शुरू कर देते हैं। अच्छा, और
मैं इसलिए ये चिंता का विषय है, लोकतंत्र के साथ जो तो खिलवाड़ होता है, भारत के राजस्व के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होता है। मैंने एक सवाल पूछा था संसद में, 24 मार्च 2025 तक जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की कंबाइंड लायबिलिटीज है, जो उन्होंने उनकी देनदारी है, वो 2.67 लाख करोड़ है। ये देनदारी केंद्र सरकार की 196 लाख करोड़ होगी 31 मार्च 2026 को। जो कंबाइंड डेट टू जीडीपी रेशो है वो 86.6% है आपके वर्ष 23-24 में। 18 में से 28 राज्य ऐसे हैं जिनका डेट टू जीडीपी रेशो 30% से ज्यादा है। बिहार का 37% है। मैं अध्यक्ष जी ये प्रस्ताव करना चाहता हूं कि आर्टिकल 292 और 93 के तहत इस संसद को अख्तियार है कि वो जो बोरोइंग लिमिट्स हैं, केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की भी, दोनों की बोरोइंग लिमिट्स फिक्स कर सकता है। उसमें एक आर्टिकल 293A और जोड़ने की जरूरत है, और वो उस आर्टिकल को यह कहना चाहिए कि अगर केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार का डेट टू जीडीपी रेशो 20% से ज्यादा है, आइडियली तो 10% होना चाहिए, तो वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई कैश ट्रांसफर नहीं कर सकती। You cannot win elections at the cost of the national exchequer or the state exchequer. This will absolutely bankrupt our democracy. This will bankrupt our country. ये एक बहुत अहम प्रस्ताव है जिसको बहुत गंभीरता से इस सदन को अपने संज्ञान में लेना चाहिए। नहीं तो अध्यक्ष जी कोई राज्य सरकार बदलेगी नहीं कि चुनाव आया, किसी ने 20,000, किसने 15,000, किसने 35,000 रुपया लोगों के खातों में डाल दिया और दोबारा आप चुन के आ गए। और जो आपके सूबे का कर्जा है वो और ऊपर चढ़ता जा रहा है। कई सूबे तो इस देश में ऐसे हैं जो इंटरेस्ट को सर्विस करने के लिए, ब्याज को सर्विस करने के लिए, ब्याज चुकाने के लिए कर्जा लेते हैं। ये किस तरह का मुल्क बनाने जा रहे हैं हम? और ये चुनाव जीतना, सरकार बनाना, दिस इज नॉट एन एंड इन सेल्फ। हमसे पहले बहुत लोग आए, हमसे बाद में बहुत लोग आएंगे, पर अगर ये देश बचेगा, इसका लोकतंत्र बचेगा, तो ही आने वाली पीढ़ियां ये कहेंगी कि हमारे पूर्वज जो थे वो हमको एक धरोहर सौंप के गए हैं। ये इंटरजेनरेशनल इक्विटी नहीं सौंप के गए। मैं एसआईआर के बारे में एक और चीज कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी। अगर आप एसआईआर कर रहे हैं, मेरा तो मानना यह है कि चुनाव आयोग के पास कोई लीगल बेसिस नहीं है, कानून उनको इजाजत ही नहीं देता एसआईआर करने की। पर अगर आप कर रहे हैं तो आप मशीन रीडेबल लिस्ट क्यों नहीं देते राजनीतिक दलों को? उसमें क्या आपत्ति है? अरे एक तरफ तो आप डिजिटल की बात करते हैं कि भाई हम ईवीएम से चुनाव करवाएंगे, दूसरी तरफ उसी डिजिटल पे आप मशीन रीडेबल लिस्ट भी देने के लिए तैयार नहीं है। ये कैसी विडंबना है? ये कैसा खेला हो रहा है? और आखिरी में अध्यक्ष जी, क्योंकि समय निकलता जा रहा है, आपने शुक्रवार को मुझे अपना प्राइवेट मेंबर्स बिल रखने का मौका दिया। मेरी ट्रेन छूट रही थी, आपने बहुत कृपालता की। मैं उस समय आपने मेरे से एक सवाल किया था कि क्या एंटी डिफेक्शन लॉ को अमेंड कर देना चाहिए, और मैंने आपको कहा था कि मैं ये प्राइवेट मेंबर्स बिल 2010 में लेके आया था, 2021 में रखा था और 2025 में दोबारा से लेके आया हूं। देखिए, जब एंटी डिफेक्शन लॉ आया था उसके पीछे नियत बिल्कुल ठीक थी कि आया राम गया राम की राजनीति को रोकना चाहिए। पर हुआ क्या है, जो रिटेल प्रोसेस था वो पहले होलसेल हुआ कि 1/3 डिफेक्शन, फिर 2/3 डिफेक्शन 2003 में जब स्वर्गीय अरुण जेटली जी उसमें संशोधन लेके आए,
और 2014 के बाद तो बिल्कुल ही मेगा मार्ट एक्टिविटी बन गया है। और उसकी सीधी सीधी कैजुअलिटी क्या हुई है? ये जो संसद में लोकतंत्र है वो समाप्त होता जा रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्शियंस और कॉमन सेंस ये बिल्कुल इन सदनों से बाहर जा रहा है। अध्यक्ष जी, कभी आपके पास इतना रिसर्च का ताना बाना है, कभी आप एक रिसर्च करवा के देखिए 1950 से लेकर 1985 तक इसी सदन की डिबेट की क्वालिटी क्या थी, और 1985 से लेकर 2025 तक उस चर्चा की क्वालिटी क्या रह गई है, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो अध्यक्ष जी, मैं आखिर में यह कहना चाहता हूं कि मेरी 3 मांगे हैं, क्योंकि चुनाव सुधार के ऊपर यह चर्चा है। सबसे पहले तो वो इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों का चयन करने का कानून बदलिए, उसमें नेता प्रतिपक्ष को शामिल कीजिए राज्यसभा के, और नामजद तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल कीजिए। जब बैलेंस रहेगा तभी तो क्या कहते हैं खेल ठीक होगा ना। और दूसरा, ये एसआईआर बंद कीजिए। देयर इज नो प्रोविजन इन लॉ व्हिच अलाउज द एसआईआर टू गो अहेड। अब आप कहेंगे जी पहले जो सारी एसआईआर हुई वो क्या अवैध थी? और मेरा जवाब बिल्कुल सीधा है, मल्टीपल रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। अगर किसी ने उस समय कानून नहीं देखा, इसका यह मतलब नहीं है कि जो अब हो रहा है वो सही है। और जिस तरह से कथाकथित खुदकुशियों की खबरें आ रही हैं, बीएलओ खुदकुशी कर रहे हैं, जिस किस्म का प्रेशर उनके ऊपर है, ये किस तरह का एसआईआर हम करवा रहे हैं इस देश में। और तीसरा और मेरा आखिरी आपसे अनुरोध ये है कि ये जो सरकारी पैसे से जो ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर चुनाव से पहले होते हैं, ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर को बिल्कुल बंद करवाना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से लोकतंत्र के खिलाफ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने बहुत धैर्य से सुना। डॉक्टर संजय जायसवाल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस चुनाव सुधार पर बोलने का मौका मुझे दिया। संविधान की धारा 326 भारत के प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार सुनिश्चित करती है कि वह बिना किसी भय और लालच के अपना मतदान कर सके और सही व्यक्ति को चुन सके। चुनाव सुधार का मुख्य उद्देश्य भी वही है, लेकिन चाहे वह माननीय मनीष तिवारी जी हो या नेता प्रतिपक्ष हो, सभी आज भी एसआईआर की बात कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष जी तो पिछले 3 महीनों से केवल वोट चोरी, एसआईआर, जो कि चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है, उसी तक अपने आप को सीमित रखने का काम करते हैं। जिस मुद्दे पर बिहार में चुनाव में इतनी बड़ी हार मिली, उसके बाद भी विपक्ष समझने को तैयार नहीं है। इन लोगों की स्थिति देख करके मुझे एक शोले फिल्म का डायलॉग याद आता है कि असरानी ने कहा था कि हमें सुधारने वाले बड़े बड़े सुधर गए लेकिन हम नहीं सुधरे। तो ये कभी सुधरने वाले नहीं है, ये सारा दोष ईवीएम को देंगे, एसआईआर को देंगे, अपने अंदर नहीं झांकेंगे, और हमारे लिए यह बहुत अच्छी स्थिति है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और बिहार के सभी कार्यकर्ताओं को आभार व्यक्त करता हूं कि जिनकी मेहनत के बदौलत आज बिहार में इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है, और उसके लिए मैं सबका आभार भी व्यक्त करता हूं। वैसे मैं नेता प्रतिपक्ष का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 20 वर्षों के एनडीए के शासन का कोई भी मुद्दा बिहार में नहीं उठाया। बिहार गए, खाली वोट चोरी, एसआईआर करते रह गए। 20 वर्ष के शासन में बहुत सारी बातें हो सकती थी जिनका मुद्दा उठाया जाए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जी ने इस तरह का कोई मुद्दा नहीं उठाया, केवल एसआईआर करते रह गए। पूरे बिहार की जनता कंफ्यूज थी कि आखिर वोट चोरी हुआ किसका है, क्योंकि बिहार के किसी जनता को पता ही नहीं था कि उसका वोट चोरी हो रहा। सभी ने फॉर्म भरा। 83% हमारे नागरिकों ने स्वयं एसआईआर का फॉर्म भरा है, और लोकतंत्र की इससे बड़ी जीत का उदाहरण कुछ हो ही नहीं सकता। 99.8% घरों में बीएलओ उनके घर गए और उनके घर में बैठ करके एक एक घर का सर्वे करके फॉर्म भराने का काम किया। विभिन्न राजनीतिक दल जिनमें कांग्रेस के भी कार्यकर्ता शामिल थे, वैसे 1.5 लाख बीएलए
बीएलओ की मदद कर रहे थे। एक एक जगह पर एसआईआर का काम हो रहा था, लेकिन चूंकि कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा तो है नहीं, इसीलिए इतने सारे कार्यकर्ता बीएलए बना के भेजे और कहते हैं कि नहीं वोट चोरी हो गया। और 20 दिन पूरा बिहार घुमा गया, 20 दिन बिहार का पर्यटन का लुत्फ उठाया गया। और जब चुनाव की घोषणा हुई तो माननीय नेता प्रतिपक्ष विदेश चले गए। यही इनकी सिंसियरिटी है और इसके लिए हम उनको धन्यवाद भी देते हैं, क्योंकि अब वो अगर बिहार में पर्यटन करने जाएंगे तो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक एक बोलेरो गाड़ी में हट जाएंगे, उससे ज्यादा उनको लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी किसी काम करने के लिए और कहीं पर घूमने जाने के लिए। इतनी ही इनकी हैसियत बिहार में रह गई है। और अगर वोट चोरी कांग्रेस को समझना है तो सबसे पहले वोट चोरी कहाँ हुई थी अध्यक्ष सभापति महोदय? सबसे पहली वोट चोरी 1947 में हुई थी, जब पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी सरदार पटेल जी के साथ थी और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया। इससे बड़ा वोट चोरी का उदाहरण कहीं कुछ भी नहीं है। वोट चोरी 1975 में हुई थी, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा करके जनता के सारे अधिकारों को छीनने का काम किया था। वोट चोरी 1987 में जम्मू कश्मीर में हुई थी, जब राजीव और फारूक समझौता हुआ और जबरदस्ती सारे बूथों को कैप्चर किया गया। जो लोग चुनाव लड़ रहे थे विरोधी दल, उनको भगा दिया गया। और उसके बाद कश्मीर ने 1987 के बाद उग्रवाद का ऐसा भयावह दौर देखा जो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के वोट चोरी का नतीजा था। वोट चोरी 1991 में भी हुआ था सभापति जी, जब एक सांसद की बहुत दुखद मृत्यु होती है। राजीव गांधी जी की दुखद हत्या हुई, लेकिन अगर किसी उम्मीदवार की मृत्यु होती है तो केवल वहां का चुनाव कैंसिल होता है। पहली बार हम लोगों ने चुनाव आयोग को वोट चोरी करते देखा कि राजीव गांधी जी की हत्या के बाद पूरे देश का चुनाव कैंसिल कर दिया गया और 21 दिन अस्थियों को लेकर घुमाया गया, तब चुनाव किया गया। मणिकम टैगोर वोट चोरी इसको कहते हैं। बिहार में वोट बूथ कैप्चरिंग की शुरुआत किसे किया? सबसे पहले बूथ कैप्चरिंग का शुरुआत 1957 में बिहार में बेगूसराय में कांग्रेस ने किया। 1985 में जिस बैलेट के वोट की आज बात कर रहे हैं कि ईवीएम गलत है बैलेट सही है, उसका मैं बता रहा हूं सभापति जी। 1985 में बिहार के चुनाव में 63 हत्याएं हुई इलेक्शन के दौरान। 1990 में 87 हत्याएं हुई चुनाव के दौरान। और एक इस साल का भी चुनाव हुआ है कि हत्याएं और वायलेंस हो जाने दीजिए, एक भी बूथ पर रिपोल नहीं हुआ। और यही चुनाव आयोग की सबसे बड़ी सफलता है और मैं उसको धन्यवाद देता हूं। परंतु मनीष जी ने इसके लिए एक बार भी धन्यवाद नहीं दिया कि बिहार में इतना पीसफुल इलेक्शन पहली बार हो गया। नहीं तो इसके पहले भी चुनाव आयोग ने 1995 में बिहार में पीसफुल इलेक्शन का प्रयास किया था टीएन शेषन जी के नेतृत्व में। तो यही कांग्रेस पार्टी ने उस समय अध्यादेश लाकर 2 चुनाव आयुक्त और बना के टीएन शेषन के अधिकार कम करके वोट चोरी और बूथ कैप्चरिंग की खुली छूट कांग्रेस पार्टी ने दिया था। आज जब 12 राज्यों में 51 करोड़ नागरिकों का एसआईआर के द्वारा वोटर पुनर्निरीक्षण हो रहा है, तो इंडी गठबंधन को दिक्कत क्या है? उसका दिक्कत मैं बताता हूँ। बिहार में जब एसआईआर हुआ है तो 35 लाख लोग ऐसे मिले जिन्होंने फॉर्म 6 भरा ही नहीं। हो सकता है बिहार से बाहर भी गए हों, पर यह भी हो सकता है कि वो लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या हो जो डर के मारे फॉर्म 6 नहीं भरा। और यही चीज जो है वह हमारे कांग्रेस के साथियों को बहुत पीड़ा देता है कि अगर बिहार में फॉर्म 6 नहीं भरने वाले 35 लाख लोग हैं तो ये बंगाल में कितने होंगे? इसी वोट पॉलिटिक्स के लिए ये चिंतित हैं। सभापति जी, इस देश में हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, बुद्ध हो, सभी का यह देश है। परंतु यह देश बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का हरगिज नहीं है। और इसलिए हम एसआईआर के बाद भी जो भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं उनको हम जरूर निश्चित तौर पर निकाल के बाहर करेंगे। हमारे बिहार का चुनाव हुआ, विरोधी दलों ने केवल एक ही मुद्दा उठाया, वोट चोरी और एसआईआर। और आज भी देख रहे हैं कि बंगाल से लेकर सभी जगह एसआईआर की चर्चा हो रही है। लेकिन बंगाल के चुनाव में हम घुसपैठियों की चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन उसके साथ तृणमूल के कुशासन की भी हम चर्चा करेंगे। हम बंगाल में बहुसंख्यक समाज पर होने वाले अत्याचार की भी चर्चा करेंगे। हम जो
माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कहा था 2026 में वही बंगाल में होने जा रहा है। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और बंगाल में इस बार कमल खिलेगा, कोई उसको रोक नहीं सकता है। क्योंकि बिहार तो हमारा हो गया, अब बंगाल की बारी है। यूपी में आप हो ही नहीं, कहीं चिंता मत करो, यूपी में तो आपका पता भी नहीं चलेगा। सभापति महोदय, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान सभा में अनुच्छेद 324 पर चर्चा करते हुए कहा था, आई कोट, द हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन बिगिंस विथ ए क्लीन इलेक्टोरल रोल। तो आज जब अगर क्लीन इलेक्टोरल रोल होगा तो क्या दिक्कत है? आज जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो क्या दिक्कत है? आज जब बंगाल में अगले साल बहुसंख्यक समाज पर होने वाले अत्याचार का अंत होगा तो इन्हें दिक्कत हो रही है। आज जब बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को शरण देके जबरदस्ती इलेक्टोरल रोल में नाम देने वालों को हम समाप्त करने की बात कर रहे हैं, तब विपक्षी दलों को दिक्कत हो रही है। और सभापति जी, कांग्रेस के तो गुनाहों की लिस्ट इतनी लंबी है वोट चोरी को लेकर कि मैं बोलते रह जाऊंगा पर वो खत्म नहीं होगा। लेकिन आज चुनाव सुधार की बात है। अभी मनीष तिवारी जी बोल रहे थे कैश ट्रांसफर पहले से क्यों हुआ, अच्छी बात है, लेकिन सभापति जी, सबसे जरूरी जो सुधार की जरूरत है वह है कि इस देश में फ्री फॉल बजटिंग बंद होनी चाहिए। और कितना बजट है बिहार सरकार का, किसी भी राज्य सरकार का पता नहीं, और हम वादा किए जा रहे हैं। आज मनीष तिवारी जी 10,000 रुपए की बात कर रहे थे, लेकिन मनीष तिवारी जी अगर यह भी बताए होते कि किस नियम के तहत माननीय नेता प्रतिपक्ष और तेजस्वी जी ने बिहार में कहा था कि हम हर घर को नौकरी देंगे, इसके पैसे कहां से आएंगे, तो हमारा ज्ञान में वृद्धि होती। बहुत प्रकांड विद्वान है। इन्होंने बिहार के चुनाव में वादा किया था 2,70,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, और ये हर जगह बोर्ड लगा था, राहुल तेजस्वी आएंगे, हर घर में सरकारी नौकरी लाएंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि इनके दावों को बिहार की जनता बहुत अच्छे से समझती है, और यही कारण है कि बिहार की जनता ने 2,70,00,000 पर भरोसा नहीं किया, परंतु मोदी के गारंटी में भरोसा किया। यह सबको बताना चाहिए कि आप बोले थे 2,70,00,000 लाएंगे, कहां से 15 लाख करोड़ तो केवल इसी की जरूरत है। 3.5 लाख के बिहार के बजट में आप इसकी चर्चा भी नहीं करते हैं। और अगर आप 2,70,00,000 नौकरी दे देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिहार की सारी दुकानें बंद हो जाएंगी, सारे उद्योग बंद हो जाएंगे, सारी परिवहन बंद हो जाएंगे, क्योंकि हर घर में अगर सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो किसी को काम करने की क्या जरूरत है। तो इस तरह का बकवास केवल और केवल कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन ही कर सकता है, जबकि हम लोग कोई लोक लुभावन वादा नहीं करते, हम बिल्कुल जमीन पर काम करते हैं। ये लोग एक तरह से आर्थिक आतंकवाद का काम करते हैं। उसी प्रकार से 2019 में केंद्र की भी बात कर ले, इन्होंने 2019 में न्याय की घोषणा की थी कि हम 5 करोड़ लोगों को 72,000 रुपए देंगे। बताना चाहिए था कहां से देंगे। इस बजट का क्या कुछ भी बोल देना है, कोई इससे मतलब नहीं है कि हम को क्या बोल रहे हैं। ये सब लोक लुभावन नारे नहीं है माननीय सभापति महोदय, बल्कि यह क्रूरता है, यह एक तरह से युवाओं के साथ आर्थिक छल है। और इसीलिए बजटिंग अगर हो तो उसको कैसे पैसे का प्रावधान हो, इसका भी एक स्वतंत्र एजेंसी से निगरानी होनी चाहिए कि कोई नेता और कोई पार्टी कुछ भी वादा नहीं करके चले जाए। उसके विपरीत माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाएं हैं, सारी योजनाएं बिल्कुल स्पष्ट होती हैं, सारे प्रावधान स्पष्ट होते हैं, चाहे वह पीएम किसान सम्मान निधि हो, आयुष्मान भारत योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, घर जल नल योजना हो, ये सारे बजट का प्रॉपर प्रावधान करके ही माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा करते हैं। और यही कारण है कि इनके सभी वादों के ऊपर केवल और केवल मोदी की गारंटी सभी पर भारी पड़ जाती है। इसीलिए मेरा एक दूसरा सुझाव भी है, और मैं विरोधी दलों से कहूंगा कि ध्यान से सुनिएगा, अखिलेश जी भी ध्यान से सुने, क्योंकि हम सब मिलकर 129वें संशोधन वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी देने की बात कर रहे हैं। यह कोई नया प्रयोग भी नहीं है, 1967 से पहले तो हमेशा होता था। बाद में कांग्रेस ने 356 धारा का इतना ज़्यादा दुरुपयोग किया कि इसको समाप्त हो गया। लेकिन अगर एक साथ चुनाव होता है
तो चुनाव से हजारों करोड़ रुपए की बजट भी होगी। मैं बता रहा हूं, वोटर लिस्ट तो एक होगा ही, वोटर लिस्ट कहाँ एक होगा, बिल्कुल होगा। और इससे सभी राज्य सरकारों को 4 वर्षों का क्लियर विंडो मिलेगा कि जो विकास करना है करिए, 5वां साल तो चुनाव में भले कीजिए। और एक और भ्रांति है हमारे विरोधी दलों को कि 1 नेशन 1 इलेक्शन से भाजपा को फायदा होगा। मेरा मानना है कि अगर किसी पार्टी को संभावित नुकसान 1 नेशन 1 इलेक्शन से हो सकता है तो वह हमारी पार्टी है। लेकिन हमारी पार्टी में यह सिखाया जाता है कि राष्ट्र सर्वप्रथम, पार्टी उसके बाद और व्यक्ति पहले, और इसलिए हम 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं। क्योंकि पिछले बार 2024 में चुनाव हुआ, 3 महीने बाद हरियाणा में और महाराष्ट्र में चुनाव होता है और आप बुरी तरह से हार जाते हैं। उसका कारण सिर्फ यही था कि जब हम लोगों को अलग से काम करने का मौका मिलता है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व जा करके 15-15 दिन बिहार में जाके बैठा था, आपका नेतृत्व जाकर पर्यटन कर रहा था, विदेश का दौरा कर रहा था। और हमारे सारे कार्यकर्ता कहीं भी रहें, हम लोग अगर महाराष्ट्र में भी चुनाव है तो मैं बिहार से भी फोन करूंगा कि भाई हमारा इलेक्शन हो रहा है, मेरे जितने करीबी होंगे, यह भाजपा कार्यकर्ताओं का स्वभाव है कि हम सब लग जाते हैं और किसी भी प्रदेश में बिहार चुनाव हो, हम सब मिलकर वहां भाजपा को जिताने के लिए प्रयास करते हैं और इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या कार्यप्रणाली है इसको समझने का बहुत साधारण है। हमारे गृह मंत्री जी आज तक कभी विदेश यात्रा ही नहीं किए, कहे कि विदेश जाने से वोट बढ़ता नहीं है भाजपा का, इसीलिए वह यही रहते हैं, यही बैठते हैं और यही काम करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी 12 वर्षों में एक दिन विश्राम नहीं किए हैं और आपके जो नेता प्रतिपक्ष हैं वह कभी बैंकॉक घूमते हैं, कभी कोलंबिया घूमते हैं, कभी कंबोडिया घूमते हैं और आप सोचते हो कि आप भाजपा से चुनाव जीत जाओगे, तो यह आपकी गलतफहमी है। आप कभी हमसे एक चुनाव नहीं जीत पाओगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी का बहुत क्लियर मार्गदर्शन है कि राष्ट्र सबसे ऊपर है और इसीलिए भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए सहर्ष तैयार है। आप सभी विरोधी दलों से भी अपील करते हैं, नहीं तो जब 27 में आप जाइएगा कहीं के नहीं रहिएगा, आपको आके सारा विकेट हम लोग गिरा देंगे। आप ही को कह रहे हैं 27 में आप ही को जाना है। तो अगर किसी भी दल को 5-10% एडवांटेज भी रहता है तो जब हमारा केंद्रीय नेतृत्व उस राज्य में जाता है तो वह एडवांटेज आपका समाप्त हो जाता है, आप बोल्ड हो जाते हो और उसके बाद दोष आप ईवीएम को देते हो, SIR को देते हो, देते रहो। आप भी इसी कंफ्यूजन में रहोगे तो हमें भी चुनाव जीतने में बहुत सुविधा होगी। मेरे इन दोनों सुझावों को जरूर सोचा जाए और इस पर आगे कैसे कार्रवाई करें। अच्छा है माननीय लॉ मिनिस्टर भी हमारे यहाँ मौजूद है। अध्यक्ष जी, कल पूरे दिन वंदे मातरम पर चर्चा हुई है, परंतु आज वंदे मातरम का केवल 3 ही मूल संदेश है: राष्ट्र का सम्मान, संसद का सम्मान और तीसरा जनादेश और संस्थानों का सम्मान। अगर हम अपने जनादेश और संस्थानों का सम्मान नहीं करेंगे तो यह संविधान की मूल भावना की बेइज्जती है, जिसको सभी को ध्यान में रखना चाहिए। हमारा कर्तव्य केवल वंदे मातरम गाने तक नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको जीवन में उतारने में भी होना चाहिए। भारत हमारी माता है और इसकी गरिमा सबसे ऊपर है, हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसका लोकतंत्र चुनावी रणनीति से ऊपर है, इसकी एकता वोट बैंक पॉलिटिक्स से ऊपर है। इसी भावना के साथ मैं सदन के समक्ष कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सुधार, जिम्मेदारी और राष्ट्र सम्मान के लिए अडिग है। हम मजबूत संस्थानों, मजबूत शासन और मजबूत भारत के पक्ष में खड़े हैं। इसीलिए राष्ट्र के सुधार में एक सकारात्मक विपक्ष बनकर अच्छे से देश को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। भारत माता की जय। माननीय श्री अखिलेश यादव जी। सभापति जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पे मुझे बोलने का आपने अवसर दिया, मौका दिया है। मैं सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के नेता मनीष तिवारी जी, जिन्होंने बहुत विस्तार से ये बात रखी, जिन मूल्यों को लेकर के हमारे संविधान निर्माताओं ने इलेक्शन कमीशन को लेकर के जो गठन करने का काम किया कि हमारा लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा,
उस दिशा में जो बात उन्होंने रखी, मैं अपनी भावना और उनके विचार अपने विचारों से मैं जोड़ता हूँ। मुझे खुशी है इस बात की कि सरकार ने इस बात पर चर्चा और मौका दिया हम सबको अपनी बात रखने का। अभी जब मैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य जी का सुन रहा था बात, तो वो बिहार का इलेक्शन और आने वाले भविष्य में जो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन उस पर भी काफ़ी चर्चा कर रहे थे। सभापति महोदय, मैं कुछ बातें ऐसी कहना चाहता हूं जो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा, और जिस इलेक्शन कमीशन से हमें ये उम्मीद थी कि निष्पक्ष काम होगा, निष्पक्ष कार्रवाई होगी, वो हमें कहीं देखने को नहीं मिली। मैं सबसे पहला उदाहरण ये देना चाहता हूं कि एक रामपुर का बाई इलेक्शन जो लोकसभा का हुआ, जब लोकसभा का चुनाव बाई इलेक्शन रामपुर का हो रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया था कि समाजवादी पार्टी यहाँ से नहीं जीतेगी, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और ये आशंका हम लोगों को थी कि हर तरीके से हम लोगों को दबाया जाएगा, हर तरीके से चुनाव में धांधली की जाएगी। और जिस समय चुनाव शुरू हुआ, वो चीज़ें हम लोगों को देखने को मिली। सभापति महोदय, वोटिंग के दिन, जिस दिन वोट पड़ रहा था, उस दिन हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से पुलिस और पूरा प्रशासन इस बात पे लगा हुआ था कि कोई भी वोटर घर से न निकले। रामपुर का बाई इलेक्शन हमने ऐसा देखा जहां पर पूरा पुलिस प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कोशिश में लगी थी कि मतदाता बाहर ना निकले, और पहली बार भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव लोकसभा का जीती। ये बाई इलेक्शन लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं, और एक एक घटना की सूचना हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दी है। एक एक घटना के पुलिस क्या कर रही है, पुलिस कहां बैरिकेडिंग लगाई है, पुलिस कहां रोक रही है, कौन पुलिस का अधिकारी कहां जा रहा है, डीएम क्या कर रहे हैं, कमिश्नर क्या कर रहे हैं। और उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने एक भी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अध्यक्ष महोदय, जब हम ये बात समझ गए कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, अध्यक्ष महोदय, ये जो नए नए लोग इधर से उधर खिसक गए हैं, या ना बोले तो अच्छा ही है। अध्यक्ष महोदय, पर अध्यक्ष महोदय, मेरा ये आग्रह है ये अध्यक्ष महोदय ये कुछ जानते नहीं है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कुछ जानते नहीं है, ये ना पढ़े लिखे हैं ना कुछ जानकारी रखते हैं। ये मैं ये कह रहा हूं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, ये अनपढ़ इसलिए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो जो घटनाएं मैं बता रहा हूं, मैंने एक एक घटना इलेक्शन कमीशन को टैग किया है, एक एक वीडियो इलेक्शन कमीशन को दिया है, एक एक पत्र लिखा है इलेक्शन कमीशन को। अगर एक भी कार्रवाई की हो तो मुझे बता दें, अगर ये जानते हो। और दूसरा, मैं अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा बताना चाहता हूं आपको। अध्यक्ष महोदय, चुनाव जीते जाते हैं, हारे जाते हैं। कभी कोई चुनाव जीतता है, कभी कोई चुनाव जीतता है। एक समय था जब हम लोग कांग्रेस पार्टी से लड़ते थे, और एक समय आ गया कि जब हम आपसे लड़ रहे हैं चुनाव, कभी ये जीतते हैं, कभी वो जीतते हैं, कभी मैं जीतता हूं। एक समय था अध्यक्ष महोदय, मैं 5 लोकसभा का सांसद था यहां। इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी को दूसरे नंबर करके सबसे 1 नंबर पे समाजवादी पार्टी आई। और अध्यक्ष महोदय, ये जहां से आपने कम्युनल पॉलिटिक्स शुरू की थी, जहां से आपने कम्युनल माहौल बनाया था देश में, उस अयोध्या से अगर कोई जीता है तो हमारे समाजवादी पार्टी के अवधेश जी जीत करके आए हैं। ये चुनाव जीते जाते हैं, हारे जाते हैं, लेकिन जिस संस्था की जिम्मेदारी है निष्पक्ष रहना, वो आखिरकार संस्था निष्पक्ष क्यों नहीं है, सवाल ये है। और सवाल मैं यहां से उठाता हूं बाई इलेक्शन का। मैं 3 बाई इलेक्शन का उदाहरण देना चाहता हूं आपसे अध्यक्ष महोदय। नहीं, बाई इलेक्शन पर चर्चा नहीं हो रही। नहीं, मैं नहीं, जब तक आप अध्यक्ष महोदय चीज जानोगे नहीं, अगर मैं एग्जांपल नहीं दूंगा कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, तो अब मैं रिफॉर्म क्या मांग करूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब तक मैं घटना नहीं बताऊंगा, मैं
पहला बाई इलेक्शन बताना चाहता हूं। ओके, मान्य आपका नंबर आ गया। अगर आप रिफॉर्म पे बात कर रहे हैं तो आपको घटनाएं क्या हुई वो बात तो करनी पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं बाई इलेक्शन मिल्कीपुर की बात करना चाहता हूं। बाई इलेक्शन मिल्कीपुर जो अयोध्या क्षेत्र में आता है, इलेक्शन कमीशन को हम लोगों ने शिकायतें की, यहां धांधली होने जा रही है, चुनाव को हराया जाएगा। वहां की सरकार ने मिलकर के किस अधिकारी को पोस्ट करना है, किसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाना है, और हम लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा लोगों को। एक व्यक्ति को पकड़ा, वो 6 वोट के डाल के आ रहे थे। एक व्यक्ति को पकड़ा जो दूसरी विधानसभा से थे। एक मंत्री जी भाग गए जो हजारों लोगों को लेकर के उस विधानसभा में आए हुए थे। तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर हमें रिफॉर्म करना है तो रिफॉर्म तभी संभव है जब हमारा इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी के सुझाव से सहमत हूं कि पहला सुझाव उन्होंने दिया है, और हम समाजवादी पार्टी के लोग भी ये मानते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट का जो तरीका है वो तरीका बदला जाए। वो कम से कम ऐसा हो, पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो, दिखे कि हमारी भी कुछ भागीदारी है। क्योंकि जो व्यवस्था पहले थी उस व्यवस्था को अगर बदलने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस व्यवस्था को बदलने का जो सुझाव कांग्रेस पार्टी की तरफ से है उस सुझाव से हम सहमत हैं। दूसरा सुझाव जो कांग्रेस पार्टी ने दिया है, थोड़े दिनों बाद सुधार आया है कांग्रेस में, इसके लिए हम उनको धन्यवाद और बधाई देते हैं। उन्होंने कहा, और अध्यक्ष महोदय मेरा भी सुझाव है कि इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, और केवल भारत के अंदर लोकतंत्र में नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में। और ये जो लोग कुछ कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक की बात और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत और जर्मनी की तुलना कर लें, भारत और अमेरिका की तुलना कर लें, भारत की और जापान की तुलना कर लें, हम कहां खड़े हैं। अगर वो संपन्न देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हैं, अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे ईवीएम, तो आखिरकार हम ईवीएम को क्यों स्वीकार कर रहे हैं। अगर उन देशों में लोकतंत्र है और बैलेट से वोट पड़ रहा है तो यहाँ पर भी बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। और जो मेरी जानकारी जहाँ तक पहुँचती और जानकारी है मुझे, वो जानकारी ये कहती है कि जर्मनी में अगर आप ईवीएम से वोट डालेंगे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। सोचो, जर्मनी जैसा देश बैलेट पेपर से वोट डलवा रहा है, तो आखिर भारत जैसा देश हम बैलेट पे क्यों नहीं जा रहे हैं। जो रिफॉर्म की बात आई है, सबसे पहला सवाल यही है कि रिफॉर्म का मतलब क्या होता है। जब कोई चीज अपने मूल रूप स्वरूप में होती है तो उसे फॉर्म कहते हैं। जो वो मूल फॉर्म को खो बैठती है तो डिफॉर्म हो जाती है, और फिर उसी मूल फॉर्म में ले जाने का जो प्रयास होता है वो रिफॉर्म कहलाया जाता है। अध्यक्ष महोदय, सवाल ये भी है कि रिफॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी, हमारी चुनावी प्रक्रिया खराब क्यों हुई, उसे खराब किसने किया। किसी भी चीज के खराब होने के दो कारण होते हैं, एक ये कि उसे बाहरी लोगों ने खराब किया, और एक ये कि उसके अंदर से ही किसी ने खराब किया या किसी ने अपने स्वार्थ के लिए करवाया। तो अध्यक्ष महोदय, आज ये अजीब हालत है कि बाहर से ज्यादा चुनावी प्रक्रिया अंदर से खराब हुई है। और ये उदाहरण इसलिए मैं देना चाहता था बाई इलेक्शंस के और लोकसभा के इलेक्शन का, क्योंकि जिस तरह की शिकायतें की गई थीं, अध्यक्ष महोदय, एक भी शिकायत पे कार्रवाई नहीं हुई। एक और मैं उदाहरण देना चाहता हूं, फर्रुखाबाद का चुनाव लोकसभा का, हालांकि और लोकसभा के चुनाव को मैं नहीं कहूंगा, लेकिन फर्रुखाबाद का लोकसभा का चुनाव जो पिछली बार 2024 में बड़े करीब से मैंने देखा। वहां के जिलाधिकारी, वहां का पुलिस का प्रशासन पूरे दिन लाठी चलाता रहा, और कभी लाइट जाती थी, कभी लाइट आती थी। जब हम लोगों ने जानकारी करने की कोशिश की कि आखिरकार क्यों हो रहा है, तो पता लगा कि उन्हें रिजल्ट बदलना है।
तो उत्तर प्रदेश का इस तरह एक रिजल्ट नहीं बदला गया, कई जगह रिजल्ट बदला गया। हम इलेक्शन कमीशन के सामने खड़े रह गए कि इलेक्शन कमीशन को बताते रहे कि धांधली हो रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई सुनवाई नहीं की। ये केवल लोकसभा में नहीं, मैं फिर लौट करके आता हूं, जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं वहां पर वोट चोरी अध्यक्ष नहीं हुई, वोट डकैती हुई है। और मैं फिर कहता हूं, जहां जहां आप लोग जीते हो बाई इलेक्शन में, अभी 27 भी आने वाला है, अगर एक भी लोग वो जो विधानसभा आप जीत करके दिखा देना, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, अगर निष्पक्ष चुनाव होगा तो एक भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर सीट नहीं जीतने वाली है। दूसरा कि जो समय समय पर पैसा आ जाता है अकाउंट में, ये लोकतंत्र को सबसे ज्यादा कमजोर कर रहा है। 10,000 बिहार में बांट दिए। अभी सुना है कि बहुत सारी महिलाओं ने कई जिलों में आंदोलन किया है, वो 10,000 के वादे से मुकर रहे हैं लोग। और मुझे याद है कि जिस समय उत्तर प्रदेश में मैं फ्री मोबाइल देने जा रहा था, कैबिनेट से मैंने पॉलिसी पास की थी, लेकिन यही बीजेपी के लोग चिल्ला चिल्ला करके उसको कह रहे थे कि चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये पॉलिसी लेकर के आए हैं, ये बांटने जा रहे हैं, और उसको रोक लगवाने का काम इलेक्शन कमीशन से किसी ने किया था, तो वो भारतीय जनता पार्टी थी। तो एक तरफ तो अपना पैसा दे रहे हैं आप, दूसरी तरफ कोई जनता के लिए अगर कोई पॉलिसी लेकर के आ रहा है उसको रोकना चाहते हैं। ये भेदभाव अगर किसी ने देखा है तो हम लोगों ने देखा है। फिर तीसरा, हम चाहते हैं कि मीडिया का जो रोल है चुनाव में, कुछ बात हम लोगों को समझ में नहीं आती। हमारे जो गरीब मतदाता हैं वो कभी कभी अध्यक्ष महोदय हमसे पूछते हैं कि आप तो टीवी पे आते हैं और चले जाते हैं, कुछ लोग टीवी पे आते हैं फिर जाते ही नहीं हैं, ये कारण क्या है? अगर इलेक्शन के समय पर हम पॉलिटिकल पार्टीज को स्पेस अगर बराबर नहीं मिलेगा तो शायद चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा सुझाव ये भी है कि चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, मीडिया में बराबर का कहीं ना कहीं हम लोगों को भी स्पेस मिलना चाहिए। इधर एक नई चीज है, नया जमाना है, तो नई चीज है सोशल मीडिया। पहली बार देखने को मिल रहा है कि जहां पर इमेज बनाने के लिए पैसा नहीं खर्च किया जा रहा अध्यक्ष महोदय, दूसरे की इमेज कैसे खराब की जाए उसके लिए पैसा खर्च किया जाता है। जो नकारात्मक जितना कैंपेन है, मैं अध्यक्ष महोदय दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे पास कोई एजेंसी नहीं है, कोई सोशल मीडिया टीम नहीं है जो हम नेगेटिव कैंपेन रन कराते हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास हजारों ऐसे लोग हैं और हजारों करोड़ रुपए इस बात के लिए खर्च करते हैं कि नेगेटिव कैंपेन कैसे रन किया जाए। और जितना जितना चुनाव करीब आता है उतना सोशल मीडिया से लेकर के हर प्लेटफॉर्म पर नेगेटिव कैंपेन अगर कोई कर रहा है तो वो कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोग। इलेक्टोरल बॉन्ड की तो बात हम इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमें तो मिला ही नहीं कुछ। अध्यक्ष महोदय, क्या बात करूं मैं इलेक्टोरल बॉन्ड की? सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड अगर किसी को मिले हैं तो सत्ता में बैठे हुए लोगों को मिले हैं। दूसरा कांग्रेस को मिला, कांग्रेस ही हमारे मित्र ऐसे कि हमें नहीं बताते कहां से मिलता है। अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा चुनावी खर्चा इनके पास, दूसरा खर्चा इनके पास, हम लोगों का भी तो कोई ख्याल रखे अध्यक्ष महोदय, वो आप बता देना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाला जो खेल है अध्यक्ष महोदय, ये तो दिखाई देने वाला खेल है। उसमें सोचिए कहां हम लोग टिकेंगे, कहां रीजनल पार्टीज टिकेंगी। इसलिए अगर ये तरीका चुनाव होगा, खर्चा कैसे कम हो, इस पे भी इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए कि ये खर्चा कैसे कम किया जाए। जहां तक एसआईआर की बात है, जो एसआईआर यूपी में चल रही है, अभी तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। बीएलओ जो गांव-गांव जाने की और गली गली जाने के लिए जिनको काम मिला है, उसमें लगभग 10 लोगों की जान जा चुकी है। 9 लोगों की हमारे पास सूची है। मुरादाबाद में बीएलओ सर्वेश सिंह ने फांसी लगा ली, उन पर काम का बोझ था,
29 नवंबर में बिजनौर में बीएलओ शोभा रानी को हार्ट अटैक हो गया। 29 नवंबर देवरिया लेखपाल आशीष कुमार ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ी और फिर उनके बाद मृत्यु हो गई। फतेहपुर में लेखपाल सुधीर कुमार ने शादी के एक दिन पहले फांसी लगा ली। और इस परिवार से तो मैं खुद मिला था जाकर के। अध्यक्ष महोदय, जब परिवार के लोगों